नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज हम एक व्यूअर्स हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट पे एक वीडियो लेकर आए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि इस केस टाइटल के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये इस जजमेंट को हमने सर्च किया और ये पाया कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एट कर्नाटका की ये जजमेंट है और इसकी जो जजमेंट की जो प्रोनाउंसमेंट है वो 9 जनवरी 2017 की है। तो जैसे कि हम एक वीडियो बना चुके हैं 340 CRPC के ऊपर, वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें संजीव कुमार मित्तल की एक जजमेंट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो जजमेंट आपको आसानी से प्लेलिस्ट 340 CRPC के प्लेलिस्ट में आसानी से लोकेट कर ली जाएगी। तो उस जजमेंट में भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया था कि अगर कोई पर्सन है, उन्होंने विटनेस बॉक्स में नहीं भी अपनी गवाही दी है, लेकिन अगर कोई पिटीशन या प्लेंट फाइल किया है और उस प्लेंट को साइन किया है और साथ में वेरिफिकेशन क्लॉज को भी जो है अफर्म्ड किया है, तो भी जो प्रोविजंस हैं 340 CRPC के वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। और अगर वो उन्होंने जानबूझ के गलत स्टेटमेंट जो है कोर्ट में दी है, जरूरी नहीं कि पर्सन कंसर्न को विटनेस बॉक्स में आके ही स्टेटमेंट दी जाए, या फिर सबमिशन का कोई स्टेटमेंट देते हैं उसको भी अगर मींस अफर्म्ड करते हैं बाय सपोर्टिंग एफिडेविट द्वारा, तब भी जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा ही इस जजमेंट में भी देखने को मिला। यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के जो फैसले को पलट दिया और मैटर को वापस जो ट्रायल कोर्ट में भेज दिया ताकि दोबारा से डिसाइड किया जा सके। और यहाँ पर इस चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी और माननीय कोर्ट ने कहा कि जो चार्जशीट है वो अगर चार्जशीट में भी अगर कोई फॉल्स सबमिशंस आती हैं तो वो भी एक पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो आइए हम इसके कंटेंट्स हैं उसको देखते हैं, माननीय हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया और इसमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे वो भी फ्रेम्ड किए गए थे। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एप्लीकेशन थी, वो पहले तो ये CRR की नंबर है। ये कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई थी, जो जजमेंट है वो CRR है, मतलब क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन है, वो फाइल की गई है और उसका जो नंबर है वो 2015 की है और केस टाइटल आपने देख लिया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने पहले पैराग्राफ में ये बताया कि किस तरीके की पिटीशन थी। वो पिटीशन एप्लीकेशन जो थी 401 और 482 CRPC के अंदर डाली गई थी। 482 CRPC में जो एक इनहर्ट पावर्स होती है कोर्ट की, अगर रिवीजन पिटीशन के साथ भी इन्होंने 482 CRPC का भी प्रोविजंस इन साथ मींस को जॉइंटली ऐड कर दिए गए थे। और जब यहाँ पर पिटीशनर ने ऑर्डर था वो एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को चैलेंज किया था। तो एडिशनल सेशन जज के जो ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें जो क्रिमिनल अपील नंबर फाइल की थी वो जो है वो डिसमिस कर दी थी और जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मींस एंडोर्स कर दिया था, उसको कंफर्म कर दिया था। तो मींस ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर को जो डिसमिस की गई, तो 340 के ऊपर रिवीजन पिटीशन नहीं होती, एक क्रिमिनल अपील होती है, वो 341 CRPC के अंदर होती है। तो जहाँ भी अगर जो ट्रायल कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट में अगर डिसमिस की जाएगी तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल अपील है वो आपको हाई कोर्ट में डालनी पड़ेगी। और अगर ट्रायल कोर्ट की मींस अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट की अगर डिसमिस हो जाती है तो फिर क्रिमिनल अपील जो है वो उसमें सेशन कोर्ट में डाली जाएगी। और क्रिमिनल अपील खारिज कर दी जाए, डिसमिस हो जाए, फिर उसके ऊपर क्रिमिनल रिवीजन फाइल की जा सकती है। तो ये जो थी ये क्रिमिनल अपील थी वो ऑलरेडी खारिज कर दी थी एडिशनल सेशन जज द्वारा और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको कंफर्म कर दिया था। जो पिटीशन थी वो ट्रायल कोर्ट में डाली गई थी, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और पिटीशन थी सेक्शन 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट B सब पार्ट 2 सब पार्ट 1 ऑफ रीड विद 340 CRPC। तो इस पिटीशन को खारिज कर दिया था। 340 के साथ 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट B सब पार्ट 1 जो है वो लगाना पड़ता है। और क्योंकि वो ये बार होती है, कोई भी दूसरी जो कोर्ट में वो एप्लीकेशन नहीं फाइल की जा सकती, जिस कोर्ट में ही स्टेटमेंट फॉल्स दी गई है उसी कोर्ट में ही ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और दूसरी अन्य कोर्ट जो है वो
इसको एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 195 का ही जो प्रोविजन है वो बना इसलिए है कि वो बार है, मींस कोई भी प्रोसीडिंग्स है वो दूसरे कोर्ट में नहीं डाली जा सकती इसमें। तो ये इसके कोर्ट में एक केस में भी ये बताया गया था कि जो ब्रदर थे पिटिशनर, जो एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी 340 CRPC की, वो प्रेजेंट पिटिशनर के ब्रदर ने फाइल की थी, और जो मेन पिटीशन थी जो फाइल की गई थी वो 341, 323, 330, 379 इंडियन पीनल कोड में एक कंप्लेंट थी वो डाली गई थी पुलिस स्टेशन केस नंबर सो एंड सो, तो जिसमें ऑपोजिट नंबर 1 से लेकर 6 पार्टीज जो हैं उनको अक्यूज्ड बनाया गया था। और फिर इसके बाद मैटर को इन्वेस्टिगेट किया गया था एक सब इंस्पेक्टर द्वारा, तो फिर वो सो एंड सो पुलिस स्टेशन में थे। फिर इसके बाद जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा दी गई जो कि 31 मार्च 2012 में, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि एक NCR नंबर थी 506 इंडियन पीनल कोड के अंदर अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में दी गई कि वो ट्रायल फेस करेंगे। और फिर जो प्रेजेंट पिटिशनर है, इस केस के जो प्रेजेंट पिटिशनर है उसके बारे में ये कमेंट्स लिख के दिए कि जो प्रेजेंट पिटिशनर है वो बाकी सब अक्यूज्ड ने सरेंडर कर दिया है ट्रायल कोर्ट लर्नेड कोर्ट में, लेकिन जो मेन अक्यूज्ड हैं वो ब्राज़ील फ्लड हो गए हैं, फ्लड अवे मीन्स वहाँ पे चले गए हैं, और इसके इंटरपोल की वजह से उनकी मदद से अक्यूज्ड को इंडिया लाया जा सका, और जो लर्नेड सो एंड सो कोर्ट थी उनमें उनके प्रोड्यूस सामने रखा गया और फिर उनको मीन्स प्रोड्यूस किया गया, फिर उनको बेल दी गई। और जो रिपोर्ट थी उसमें रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुताबिक कि जो पिटिशनर जो है वो भाग गए थे ब्राज़ील, और इंडिया तभी आ पाए जब वो इंटरपोल की मदद से ही इंडिया आ पाए। और फिर पिटिशनर के मुताबिक जो इस तरह का जो रिजर्वेशन दिया गया था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जिस प्रकार का जो रिजर्वेशन दिया था उनके मुताबिक ये फॉल्स है, तो इसलिए उन्होंने एक एप्लीकेशन थी वो लर्नेड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में समक्ष फाइल की और कहा कि इस पर इंक्वायरी चलाई जाए। इंक्वायरी जो कंटेम्पलेटेड जो दी गई है अंडर सेक्शन 340 रीड विथ 195 ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो है वो इंक्वायरी चलाई, क्योंकि इन्होंने फॉल्स सबमिशंस दिया है आप अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में। और फर्दर ये कहा कि कंप्लेंट जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए जिसकी जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है, ताकि सारे अक्यूज्ड के ऊपर ट्रायल चला जा सके, मीन्स फॉर द ट्रायल ऑफ द यहाँ पर जो बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर ट्रायल चलाया जा सके। तो इस फिर जो कॉपी थी वो काउंसिल को दी गई जो कि टेकन ऑन रिकॉर्ड पे लिया गया, और अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी वो डिस्पोज कर दी थी लर्नेड चीफ मेट्रोपॉलिटन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा। और यहाँ पर बताया गया कि एक रिट पिटीशन नंबर थी 2012 की, वो ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज कर दी है, और एक जो सर्वर कॉपी थी वो भी रिकॉर्ड में ली गई। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्रेजेंट पिटीशन में जो ऊपर बताई गई थी सेक्शन 195 रीड विथ 340 के अंदर, उसको रिजेक्ट कर दिया था ट्रायल कोर्ट द्वारा इस ग्राउंड पे कि सेक्शन 195 सब पार्ट 1, सब पार्ट बी, सब पार्ट 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो अप्लाई नहीं करता इस ऑफेंस में, क्योंकि 311 के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी जो ऑफेंस है वो किसी भी कोर्ट के समक्ष हुआ नहीं है। कोई जो 211 इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन जो कहा कि अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो ऑफेंस है वो हुआ नहीं है। और ट्रायल कोर्ट ने फर्दर भी ऑब्जर्व किया कि जो ऑफेंस जो है इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि एविडेंस जो है वो कोई भी लिया नहीं गया और कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के समक्ष नहीं लाया गया। तो मीन्स ये ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि 211 के जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ऑफेंस हुआ नहीं है और ना ही कोई एविडेंस हुआ है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस नहीं किया जा सका। अब फिर उसके बाद यहाँ से जो पिटिशनर थे उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी थी। अब उससे उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया और यहाँ पर एक एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में वो चैलेंज किया, लेकिन लर्नेड एडिशनल मीन्स अपीलेट कोर्ट थी जो कि एडिशनल सेशन जज की कोर्ट थी, उन्होंने भी जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैं उनके व्यूज को इंडोर्स किया और मीन्स अफर्म्ड कर दिया उनको और अपील को डिसमिस कर दिया। अब फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट में आए। अब यहाँ पर सबमिशंस दिए, मीन्स उनके जो काउंसिल्स थे उन्होंने अपने सबमिशंस दिए। और सबमिशंस क्या दिए थे पहले थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। सबमिशंस क्या दिए? सबमिशन ये दिए कि
फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने यहाँ एरर किया है 195 सीआरपीसी के जो कोड ऑफ प्रोसीजर के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उन्होंने एररली इंटरप्रेटेड किया है और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो पुलिस की जो रिपोर्ट है वो 173 सीआरपीसी में डाली जाती है, वो प्रोसीडिंग्स के अंदर आती है, लेकिन 195 का कोर्ट का जो सीआरपीसी है 195 सीआरपीसी का वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी उसके दायरे में आता है। और सेक्शन 2(1) जो है वो भी बताया कि जो सेक्शन 2 सब पार्ट आई है वो उसकी डेफिनेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया, जो कि कोई भी प्रोसीडिंग्स होगी, किसी भी कोई भी तरह की प्रोसीडिंग्स होगी जिसमें एविडेंस जो है वो लिया जाएगा ओथ पे ऊपर। फिर सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताया गया। सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट जो कहता है कि जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में हो, जो इंस्पेक्शन कोर्ट के इंस्पेक्शन में लाए जाएंगे, और इस सारे डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा। और फिर अपने आर्गुमेंट्स को कंक्लूड करते हुए कहा कि जो रिपोर्ट जो दी गई है 173 सीआरपीसी में उसको एक डॉक्यूमेंट माना जाए जो कि प्रोसीडिंग्स में सबमिट की गई थी। और ट्रायल कोर्ट ने और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने एक रॉन्ग डिसीजन लिया जिसकी वजह से 340 सीआरपीसी रीड 195 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। लेकिन अब स्टेट ने अपोज किया और फिर इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुछ जो लीगल क्वेश्चंस हैं, लीगल जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं वो फ्रेम्ड किए, ताकि इसका जो जजमेंट ऑब्जर्वेशन है पैराग्राफिकली मींस जो पॉइंट वाइज है वो दी जा सके। पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ ये फ्रेम किया कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंदर, जो कि चार्जशीट होती है, वो जब फाइल की जाती है तो क्या उसको एक डॉक्यूमेंट या एविडेंस माना जाएगा? क्योंकि पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है तो कोर्ट ने कहा कि क्या उसको एक डॉक्यूमेंट या एविडेंस माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ ये फ्रेम किया कि 195 सीआरपीसी का कोड जो है क्या वो प्रेस किया जा सकता है इस सिचुएशन के अंदर, कि मींस पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और क्या 195 जो ये 195 कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो बार है, वो कॉजनेंस नहीं ले सकती एक्सेप्ट जिस कोर्ट में वो फाइल किया गया। तो अब फिर तीसरा क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि जो सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का है, जो रिपोर्ट फाइल की गई थी 173 सीआरपीसी के अंदर, क्या उसको एक डॉक्यूमेंट एविडेंस माना जाएगा? तो इस व्यू के मुताबिक रिव्यू के अनुसार और फोर्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ ये फ्रेम किया कि जो प्रोसीडिंग्स है 173 सीआरपीसी की, क्या उसको मींस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा, जो कि इन द व्यू ऑफ सेक्शन 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी सब पार्ट आई ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब इस सारे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम कर लिया, अब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए चालू की। पहले तो सेक्शंस जो हैं मींस लेजिस्लेशंस हैं वो क्या कहते हैं उसको उन्होंने एनालाइज किया, रिप्रोड्यूस किया और एनालाइज किया। पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया। सेक्शन 2 आई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहती है कोई भी एविडेंस जो हो वो ओथ में लिया जाए। सेक्शन 195 क्या कहता है? सेक्शन 195 कहता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इन द कोर्ट। तो ये सेक्शन 195 जो है वो जो कोई भी कंटेम्प्ट करेगा, कोई भी प्रोसीडिंग्स में या कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल करेगा तो उसके बारे में बताया। और जो किस किस धाराओं में चलाया जा सकता है, जो इंडियन पीनल कोड की धाराएं हैं 193 से लेकर 196 तक, 200 जो फॉल्स डिक्लेरेशन हुआ, 211 जो फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट हुआ, 228। तो अब सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो क्या कहता है वो बताया। जितनी भी स्टेटमेंट है जो कोर्ट परमिट करता है और जो विटनेस द्वारा दी गई हैं इन द मैटर रिलेशंस टू दी फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी, जो भी कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं विटनेस द्वारा, और उसको एक ऑरल एविडेंस माना जाएगा। जो भी ऑरली अगर दी जा रही है तो ऑरल एविडेंस माना जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वो भी माने जाएंगे इसमें। अब पॉइंट 4 पे सीधा कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी कि अब कोर्ट ने कहा कि जो चालान जो फाइल किया गया है मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन है, क्या उसको जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा, क्या नहीं। उसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जो भी चार्जशीट फाइल की जाती है तो वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। तो क्योंकि चालान जो था, जो कि अपोजिट पार्टी नंबर 7 जो थे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने चालान जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाला था। और जो रिमार्क थे वो जो क्या लिखे थे वो पहले ही कहा जा चुका है। अब कोर्ट को पहले इसमें रिलाई करना है। जो कोर्ट ने रिलाई भी किया था, एक डिसीजन आया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जो कि श्री चंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और उस
जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ये कहा था कि सिंगल जज ने ये इंटरप्रेट किया था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डिफाइंड है अंडर क्लॉज 1 मींस क्लास आई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसका रेलेवेंट पोर्शन जो था वो पैराग्राफ नंबर 8 की जो जजमेंट का था वो यहाँ पर कोट किया। उसमें ये बताया गया था कि ये जरूरी नहीं है कि जो मजिस्ट्रेट जो हैं वो जो एविडेंस को रिकॉर्ड करें तभी वो उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। तो जो रिकॉर्ड जो है वो एविडेंस जो है वो अराइज नहीं करेगा और प्रोसीडिंग्स जो है वो तब भी ऐसे में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी। अब यहाँ पर टेस्ट ये देखना था कि जो वो सब प्रोसीडिंग्स अगर जो ओथ में ली गई हैं या ना ली गई हो, तो अब कोर्ट ने अपना रिव्यू बताया कि जो चालान जो होता है वो एक पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, और इसके बाद जो ओकेजन्स हैं वो बाद में अराइजेज होते हैं जिसकी वजह से एविडेंस ओथ में लिया जाता है। जब चालान मजिस्ट्रेट को रिसीव होता है तो उनको जुडिशियली डिसाइड करना होता है कि कॉजनेंस ऑफ द ऑफेंस लिया जाए या ना लिया जाए। तो कोई लॉ जो है वो कोई प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं बताता किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी चाहिए चालान की, तो और किसी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिशियल द्वारा देना जरूरी है। ये सब बात साबित होती है कि चालान जो है वो प्रेजेंट किया गया था लर्नर चीफ सिविल जज के पास, जो कि एक्टिंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी थे। पहला स्टेप उन्होंने ये लिया था कि जब पहला स्टेप लिया था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, तो जो जज थे वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये इस बात पे सेकंड पॉइंट जो रेज किया गया है इसमें कोई फोर्स नहीं है जो कि लर्नर काउंसिल द्वारा सेकंड पॉइंट रेज किया गया है। तो अब जो पॉइंट नंबर 4 है वो अफर्मेटिव में गया, तो ये कहा गया सेक्शन 173 जो है उसमें परफेक्टली सबमिट किया गया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सेक्शन 2 सब पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी सब पार्ट आई, तो ये भी कहा गया कि जो सब सेक्शन सब पार्ट बी सब पार्ट आई ऑफ सेक्शन 195 जो है वो ना सिर्फ कंटेम्पलेटेड होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, बल्कि ऑल्सो इन एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। तो इस इंस्टेंट केस पे जो प्रोसीडिंग्स थी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो कंटिन्यू थी, और अब इसलिए बाद में रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 1 के बारे में बताया कि जो सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि जो रिपोर्ट दी जाती है कोर्ट में बेशक वो इज नॉट डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन इट कैन बी उसको एविडेंस के तौर पे ट्रीट नहीं किया जा सकता जब तक उसे ऑरल एविडेंस द्वारा जो है वो प्रूव ना किया जाए। तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 को आंसर्ड अकॉर्डिंगली कर दिया गया। और पॉइंट नंबर 2 के बारे में बताया कि जो चैप्टर 195 ऑफ चैप्टर 14 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो चैप्टर डील करता है प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए। ये भी सही है कि 195 जो है वो ऑफेंसेस को डील करता है जो पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट होते हैं, और सेक्शन 340 जो है वो प्रोसीजर बताता है और जहां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अफेक्टेड हुआ है। तो एक प्रोसीजर लॉ है जो कि सप्लीमेंट किया जाता है सेक्शन 195 ऑफ द कोड। और जब आप पॉइंट को 4 को आंसर देते समय ये कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है कि जो फैक्ट है वो सर्टेनली 195 ऑफ द कोड जो है वो एक्शन में लिया जाएगा अलॉन्ग विद 340 ऑफ द कोड। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो डिसाइड करेगी, और जो रिसाइटल है रिपोर्ट का, जो डिसाइड की गई है रिपोर्ट जो सबमिट की गई अपोजिट पार्टी 2007 द्वारा और ड्यूली नोट में माननीय कोर्ट ने किया है कि पैरा नंबर 2 में वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स और नॉट, तो ऐसे में क्या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। पॉइंट नंबर 2 को इस पर आंसर अकॉर्डिंगली कर लिया गया। और पॉइंट नंबर 3 के बारे में बताया कि जो सेक्शन 173 है वो एक परफेक्टली डॉक्यूमेंट है जो कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आता है, और जो ट्रायल कोर्ट है वो एक फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है। जो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने यहाँ एक एरर कर दी थी कि जब तक कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो कोई भी एप्लीकेशन 195 340 सीआरपीसी के अंदर नहीं डाली जा सकती है। तो ऐसे में उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो डिसीजन था, उसको कोर्ट ने पाया कि वो इसमें एरर की गई है। इसमें डिटेल ऑलरेडी वर्जन बताया जा चुका है कि जरूरी नहीं कि वो विटनेस बॉक्स में आए या ओथ में वो दे, स्टेटमेंट अगर उन्हें दे दी गई है
तो भी प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर लेकिन अभी कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीज़ें ट्रायल कोर्ट है वो फ्री टू असेस है। और पैरा नंबर 1 जो है बताया गया था, तो इसमें जो पैराग्राफ नंबर 1 में जो सबमिशन दी गई थी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया था कि सारे एक्यूज ने सरेंडर कर दिया एक्सेप्ट पटिशनर द्वारा, उन्होंने उनको बुलाया गया और लर्नड कोर्ट के समक्ष रखा गया और बेल पे छोड़ा गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इस स्टेटमेंट जो है वो ऑफेंस बनाती है अंडर सेक्शन 209, 211, 193 और 199, 499 रीड विद 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड 120 बी जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड है। अगर तो सारे डिस्कशंस को देखने के बाद जो इम्पीच्ड ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और मैटर को कहा कि वापस दोबारा लर्नर्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो मैटर को सुनेंगे और जो एप्लीकेशन फाइल की है सेक्शन 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी सब पार्ट आई और 340 सीआरपीसी का बिना किसी इन्फ्लुएंस हुए जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, और इसलिए जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को अलाउ कर दिया और कोर्ट ने कहा इसमें कोई ऑर्डर नहीं बनता है। तो ऑर्डर जो है वो कम्युनिकेट किया गया डायरेक्टली, मींस ट्रायल कोर्ट को डायरेक्टली भेज दिया जाए। और ये जजमेंट थी जो कि व्यूअर की जो रिक्वेस्ट थी उनके आधार पे ये बनाई गई है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।